अगर आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करते हैं तो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलने की गारंटी नहीं होती। भारत के साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत की एनएसजी सदस्यता के रास्ते में चीन की दीवार खड़ी हो गई है। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि चीन के साथ संबंध बेहतर करने में भारत ने जो निवेश किया वो निवेश बेकार चला गया। भारत वर्ष 2004 से ही एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में सदस्यता हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। वर्ष 2011 के बाद जितनी बार भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मीटिंग हुई उसमें भारत की सदस्यता को लेकर चर्चा हुई है। इस वर्ष 12 मई को भारत ने औपचारिक तौर पर एक बार फिर एनएसजी में अपनी सदस्यता को लेकर आवेदन किया, जिसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के कई देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-on-1 मीटिंग्स की। लेकिन मुझे आपको यह जानकारी देते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि एक बार फिर भारत की मांग पर ग्रहण लगा दिया गया है और इसमें सबसे बड़े विलेन की भूमिका निभाई है चीन ने। चाइनीज सामान की ही तरह चाइनीज दोस्ती भी भरोसेमंद नहीं होती और चीन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कल देर रात तक चली मीटिंग के बाद एनएसजी के 48 सदस्यों में से 47 ने, जी हां, एनएसजी के 48 सदस्य हैं और 48 में से 47 सदस्य देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत का विरोध कर रहे ब्राजील और कनाडा भी समर्थन देने पर राजी हो गए थे, लेकिन भारत के रास्ते में चीन की दीवार आ गई। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, हम इसकी वजहों का आज एक तथ्यात्मक डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरों का जिक्र करना आज जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही ताशकंद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और कहा था कि चीन भारत की दावेदारी को लेकर मेरिट के आधार पर सोचे, लेकिन हमेशा की तरह चीन ने एक बार फिर से पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। आपको याद होगा कि शी जिनपिंग जब भारत के दौरे पर आए थे तब उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती नदी के किनारे झूले का भी आनंद लिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ दोस्ती पर बहुत निवेश किया और काफी समय दिया, लेकिन अंत में नतीजा कुछ नहीं निकला। इस पूरे घटनाक्रम से यह शिक्षा मिलती है कि कूटनीति की दुनिया में कभी भी हाथ मिलाने और झूला झूलने जैसी घटनाओं को दोस्ती नहीं मानना चाहिए। चाइनीज ड्रैगन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के 48 सदस्य देशों में से 47 भारत का समर्थन कर रहे थे तो फिर चीन की दीवार क्यों नहीं गिर पाई। इसे समझने के लिए अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के नियमों के मुताबिक अगर एनएसजी के सदस्य देशों में से एक भी देश किसी की सदस्यता का विरोध करता है तो एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलती। भारत के केस में भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि चीन ने भारत का विरोध किया और चीन इकलौता ऐसा देश था जो नहीं चाहता था कि भारत को यह सदस्यता मिले। इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर भारत का हस्ताक्षर न करना। नियमों के मुताबिक एनएसजी का सदस्य बनने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और ये नियम पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बनाए हुए हैं जो इस ग्रुप में शामिल है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत जैसे गैर एनपीटी देशों को शामिल करने के लिए सर्वसम्मति नहीं है और यही वजह है कि भारत की सदस्यता का विरोध हो रहा है। अब सवाल यह है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहता। परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए परमाणु अप्रसार संधि का प्रस्ताव लाया गया था। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों को उन 5 देशों तक ही सीमित रखना था जो ये स्वीकार करते थे कि उनके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। और ये 5 देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इनमें से सोवियत संघ के टूटने के बाद रशिया ने उसकी जगह ले ली। ये एक तरह की मोनोपोली यानी एकाधिकार है और भारत लंबे समय से इस परमाणु एकाधिकार की आलोचना करता रहा है, इससे लड़ता रहा है और यही वजह थी कि वर्ष 1974 में भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद भारत जैसे किसी और देश को परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन किया गया था। अगर भारत ने एनपीटी पर नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट के तौर पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो वो कभी परमाणु परीक्षण नहीं कर पाता। एनपीटी के तहत
भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है, जो इसके दोहरे मापदंड को दर्शाती है। इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसे ही माना गया है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो, और इसी आधार पर भारत को यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। भारत यह चाहता है कि उसे एक परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाए, और यही वजह है कि भारत ने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं, और इस वजह से भारत गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों की श्रेणी में आता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर भारत को एनपीटी पर दस्तखत करना हो तो उसे एक गैर परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में ही दस्तखत करना होगा, जो भारत कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता को लेकर चीन इतना बेचैन क्यों है? इसे विस्तार से समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए आज कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान भारत की एक ऐतिहासिक गलती की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो गलती ना हुई होती तो आज एनएसजी में सदस्यता के लिए भारत को इतने हाथ पैर नहीं मारने पड़ते, इतना संघर्ष नहीं करना होता। भारत के पूर्व विदेश सचिव एम.के. रसगोत्रा ने अपनी किताब अ लाइफ इन डिप्लोमेसी में दावा किया है कि अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के परमाणु परीक्षण में मदद की मांग मान ली होती तो भारत को यह दिन देखना नहीं पड़ता। उनके मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भारतीय लोकतंत्र के प्रशंसक थे, और कैनेडी को लगता था कि परमाणु परीक्षण करने वाला पहला एशियाई देश लोकतांत्रिक भारत होना चाहिए, न कि कम्युनिस्ट चीन। यानी अगर चीन द्वारा 1964 में परमाणु परीक्षण करने से पहले ही भारत ने यह कदम उठा लिया होता तो भारत चीन से भी पहले परमाणु परीक्षण कर लेता और एशिया की पहली परमाणु शक्ति बन जाता। अगर ऐसा होता तो 1962 का युद्ध लड़ने से पहले चीन 100 बार सोचता। साथ ही साथ भारत आज न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा भी होता। इसे और विस्तार से समझाने के लिए मैंने कुछ पुरानी तस्वीरों और तथ्यों की आज मदद ली है। वर्ष 1961, पंडित नेहरू का अमेरिका दौरा और एक ऐतिहासिक गलती। Among the many problems the two leaders plan to discuss are nuclear tests on which they have divergent views. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom. And Nehru faced the reality that all of eastern India might be lost to China. It stood by India at its darkest hour. अगर पंडित नेहरू ने मान ली होती जॉन एफ कैनेडी की एक बात, I came to speak on behalf of India, but not on behalf of any other country. As for the resumption of nuclear tests by the Soviet Union, I have often stated that I have thought it a very harmful, disastrous thing. For a variety of reasons, apart from the harm it actually causes, it brings about a war psychosis. तो आज भारत होता न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य। इतिहास की एक छोटी सी गलती कैसे भविष्य को काले घनघोर अंधेरे में डाल सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर चीन का विरोध। So anything you can share about what happened in the meeting? So anything about the Indian induction? Is NSG divided about non-NPT members too? So could you share anything what happened about the non-NPT countries about induction there in the But are there NSG? still divisions or? Sir, still there are division. Could you just clear the picture? So was any decision taken on India's induction to NSG? I cannot share this information with you, sorry. Just a comment please on the NSG meeting. See you tomorrow. The deliberations will continue tomorrow? I said see you tomorrow. Okay. चीन ने वर्ष 1964 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन उससे पहले भारत के पास मौका था कि वो एशिया की परमाणु शक्ति बनकर उभरे। लेकिन पंडित नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति
जॉन एफ कैनेडी की परमाणु परीक्षण को लेकर दी गई पेशकश क्या ठुकराई चीन ने 1962 में भी भारत को आंख दिखाई और वो आज तक दिखाता आ रहा है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में सदस्यता को लेकर भारत ने 47 दीवारें तोड़ डाली, बस अगर नहीं टूटी तो चीन की इकलौती दीवार। Overwhelming number of those who took the floor supported India's membership and appraised India's application positively. We understand that despite procedural hurdles persistently raised by one country, it is also our understanding that the broad sentiment was to take this matter forward. दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में 2 दिनों की बैठक के बाद एनएसजी ने कहा कि भागीदारी करने वाली सरकारों ने दोहराया कि एनपीटी को पूर्ण और प्रभावी तौर पर लागू करना ही अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार की आधारशिला है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये चीन के आगे भारत की कूटनीतिक हार है? जहां तक कूटनीति है उसमें संजीदगी और गंभीरता होती है। कूटनीति शोर से नहीं होती। जब पहले भारत ने एनएसजी से वेवर लिया था उसमें कूटनीति थी, तब भी चीन वहां पे था। सवाल ये भी है कि चीन के विरोध के आगे भारत को एनएसजी की सदस्यता न मिलने के मायने क्या हैं? मेरे ख्याल से एक ये डिप्लोमेसी का एक मिसाल है, एक उदाहरण है जिसमें एक उद्देश्य को पब्लिकली बोल दिया गया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि उतना महत्वपूर्ण मेरे ख्याल नहीं।